हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसको पीपीएफ अकाउंट भी कहा जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेसिकली दोस्तों एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये बेसिकली दोस्तों एक गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है, यानी कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं होता है। एंड आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड के थ्रू अच्छा खासा इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप डिसिप्लिन के थ्रू पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करते जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप रिटायरमेंट के टाइम पे करोड़ों रुपए तक का भी कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के थ्रू 1 करोड़ रुपए तक का भी कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। एंड ये जो 1 करोड़ रुपया होगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। इस चीज को हम दोस्तों सिंपली एग्जांपल से समझते हैं एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेटर से समझते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड कैलकुलेटर के ऊपर। एंड यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल यह है दोस्तों कि मिस्टर दशरथ नाम के एक पर्सन है जिनकी एज है 30 साल। एंड मिस्टर दशरथ जो है वो अभी भी 30 साल काम करने वाले हैं, यानी कि मिस्टर दशरथ जो है वो 60 साल के एज के बाद में रिटायर्ड होने वाले हैं। यानी यहाँ पे दोस्तों मिस्टर दशरथ को कोई सजेस्ट करता है कि आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब आप रिटायर्ड होंगे तब आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड से बहुत सारा पैसा बना चुके होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मिस्टर दशरथ डिसाइड करते हैं कि वो हर महीने अपने इनकम से 8,000 रुपया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि मिस्टर दशरथ अगर 30 साल के लिए 8,000 रुपया हर महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 30 साल के बाद में कितना पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड से बना लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड कैलकुलेटर। एंड यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप अपने पैसे को जनरली 15 साल के बाद में ईजिली विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप जितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान के चलते हैं कि जो मिस्टर दशरथ है वो 30 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट इनका जो होगा वो होगा 8,000 रुपया हर महीना ये इन्वेस्ट करेंगे अपने इनकम से। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% का इंटरेस्ट रेट है। ये जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर 3 महीने में। तो यहाँ पे अप्रैल से लेके जून तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% डिसाइड किया गया है। ये दोस्तों अभी तक का वन ऑफ द सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है। जनरली 7.1% से ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 30 साल के बाद में मिस्टर दशरथ का जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा है वो है 98,88,576 रुपीस, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया दोस्तों इनके पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अभी तक रिटर्न के साथ में जमा हो चुके हैं। एंड यहाँ पे टोटल पैसा जो इन्होंने अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 30 साल में डिपॉजिट किए हैं वो किए हैं 28,80,000। तो यहाँ पे दोस्तों आप जितना लंबे समय तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपको उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान के चलते हैं कि मिस्टर दशरथ का एक बेटा है, उनका नाम है मिस्टर राम। एंड मिस्टर राम की जो अभी एज है वो 1 साल से भी कम है। एंड यहाँ पे मिस्टर दशरथ ने मिस्टर राम के नाम पे भी एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल रखा है। एंड जो मिस्टर दशरथ है वो हर महीने मिस्टर राम के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगर मिस्टर दशरथ 25 साल तक मिस्टर राम के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं एंड हम मान के चलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है, तो टोटल 25 साल के बाद में मिस्टर राम के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में बन जाएगा 16,49,286 रुपीज़। एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट जो मिस्टर दशरथ हर महीने 2-2 हज़ार रुपया 25 साल में डिपॉजिट करेंगे वो करेंगे 6 लाख रुपया। अब दोस्तों 25 साल पूरा होने के बाद में जो मिस्टर राम के फादर थे मिस्टर दशरथ, उन्होंने मिस्टर राम को समझाया कि आपको ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा अभी विड्रॉ नहीं करना है। आपको करना यह है कि आगे के 25 साल आप खुद इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर महीने सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये डालते जाओ। यानी कि पहले 25 साल मिस्टर दशरथ ने मिस्टर राम के पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 2-2 हज़ार रुपये डालते गए। अब मिस्टर दशरथ मिस्टर राम को समझा रहे कि आप खुद अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर महीने आगे के 25 साल तक 2-2 हज़ार रुपये डालते जाओ, ताकि जब आप 50 साल के एज के हो जाओगे
तब आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो काफ़ी बहुत बड़ा फंड बन चुका होगा। तो अब हम मिस्टर राम के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर राम के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पहले के 25 साल उनके फादर 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते गए। अब आगे के 25 साल मिस्टर राम खुद अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, यानी कि मिस्टर राम के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पूरे 50 साल तक 2-2 हज़ार रुपया हर महीने इन्वेस्ट होते गए हैं। एंड हम मान के चलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। तो यहाँ पे दोस्तों 50 साल के बाद में मिस्टर राम का जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा वो बन जाएगा 1,08,12,176 रुपीज़, यानी कि दोस्तों 1 करोड़ से भी ज़्यादा इनके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बन जाएगा। एंड इन्होंने टोटल 50 साल में जो पैसा 2-2 हज़ार रुपये करके डिपॉजिट किया है वो किया है 12 लाख रुपये। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जो इन्होंने 50 साल में इंटरेस्ट अर्न करा है वो है 96,12,176 रुपीज़, यानी कि दोस्तों 1 करोड़ के अराउंड का तो इन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट ही अर्न किया है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों इनके जो फादर थे वो हर महीने 8-8 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करते थे, फिर जाके उनके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 30 साल में 1 करोड़ बना। लेकिन इनके जो बेटे हैं मिस्टर राम वो सिर्फ 2-2 हज़ार रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे 50 साल तक। एंड 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके 12 लाख ही टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन इनके जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो हो गया है मोर देन 1 करोड़। तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है। एंड जो सारा का सारा पैसा है ये बिल्कुल टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। एंड यहाँ पे कोई रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है। यहाँ पे जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेटर है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पब्लिक प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो भी मंथली इनकम है या तो आपका जो भी ईयरली इनकम है, आपको जो एनुअल बोनस वगैरह मिलता है उसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मंथली या तो ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए कौन से लोग एलिजिबल है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी इंडियन सिटीजन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंडियन सिटीजन के नाम पे एक ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होगा। यहाँ पे आप अपने बच्चे यानी कि माइनर के नाम पे भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी एज लिमिट, एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है यानी कि एनआरआई है या तो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उन लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केसेस में जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में चेंज होते रहता है। यहाँ पे हर क्वार्टर जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट रेट को पब्लिकली अनाउंस करती है। तो यहाँ पे जो करेंट इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 तक का वो 7.1% पर एनम चल रहा है। अब आने वाले 3 महीने में फिर से इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा तो गवर्नमेंट पब्लिकली इस चीज को अनाउंस करेगी। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अच्छा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं तो जो भी पैसा आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको 5 तारीख से पहले ही आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप 5 तारीख के बाद पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जिस मंथ में आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे आपको उस मंथ का इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जून के महीने में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप 5 जून के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जून के महीने का जो भी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 जून से पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मान के चलते हैं 2 जून या तो 3 जून को, तो आपको जून के महीने का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है, यानी कि कंपलसरी दोस्तों कि आपको 5 तारीख से पहले ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट कर देना है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। थर्ड पॉइंट है कि आप कम से कम कितना एंड ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पीपीएफ अकाउंट में आप मिनिमम कितना एंड मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे साल में आपको कम से कम 500 रुपया तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इन्वेस्ट करना ही होगा, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपया पूरे साल में एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है वो है 1,50,000 पूरे साल का, यानी कि आप 500 से लेके 1,50,000 पूरे साल में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये पैसे को आप चाहे या तो मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो 3 महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो 6 मंथ में कर सकते हैं, या तो आप पूरे साल का पैसा एक साथ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ईयरली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं।
हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको 5 तारीख से पहले इन्वेस्टमेंट कर देना है ताकि कोई इंटरेस्ट का आपको लॉस ना हो जाए। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C का, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के हिसाब से मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाता है आपके इनकम के ऊपर। इस चीज को हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपका एनुअल इनकम 10 लाख रुपए का है एंड हम ये भी मान के चलते हैं कि आप और कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा तो इनकम टैक्स के कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपके इनकम को 10 लाख माना जाएगा एंड आपके 10 लाख के इनकम के ऊपर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर आप हर साल 1,50,000 पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपके इनकम को 10 लाख नहीं माना जाएगा। आपके 10 लाख के इनकम में से 1,50,000 को माइनस कर दिया जाएगा एंड आपके इनकम को 8,50,000 माना जाएगा एंड 8,50,000 के ऊपर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप 1,50,000 इन्वेस्ट करके टैक्स की भी सेविंग कर सकते हैं। सेकंड चीज दोस्तों, आपको पीपीएफ अकाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं होती है। एंड थर्ड दोस्तों, जब आप अपने पीपीएफ अकाउंट के पैसे को विड्रॉ करते हैं तो भी आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये पूरा टैक्स फ्री अमाउंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि पीपीएफ अकाउंट में लॉक इन पीरियड कितने समय के लिए होता है, यानी कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट का पैसा कब विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जनरली आप अपने पीपीएफ अकाउंट का पैसा 15 साल के बाद में विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये होती है कि आप जितने लंबे समय तक पीपीएफ अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। एंड हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा कि अगर आप हर महीने सिर्फ 2-2 हज़ार रुपया ही इन्वेस्ट करते हैं 50 साल के लिए तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाता है। तो यहाँ पे 15 साल पूरा होने के बाद में या तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं या तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं, एक्सटेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट करके अपडेट देना होगा कि भाई आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों जो आपका पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 ईयर में होगा, यानी कि 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, इस तरीके से मैक्सिमम आप 50 साल तक अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कि जनरली आप अपने पीपीएफ अकाउंट का पैसा 15 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में आप 15 साल से पहले भी पीपीएफ अकाउंट का पैसा यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लोन अगेंस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। लेकिन कब से ले सकते हैं, तो आपने जिस साल पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाया है उसके 2 साल बाद, यानी कि 3rd ईयर से लेके 6th ईयर तक आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से लोन भी ले सकते हैं, यानी कि 3rd, 4th, 5th, 6th, यानी कि 4 साल आप चाहे तो अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से लोन भी ले सकते हैं। एंड आप कितने अमाउंट का लोन ले सकते हैं, 25% तक का लोन ले सकते हैं। कंडीशन क्या होगा कि जिस साल आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसके 2 साल पहले, यानी कि अगर आप 3rd ईयर में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो 2nd ईयर एंड 1st ईयर, यानी कि 1st ईयर के क्लोजिंग में जो भी बैलेंस होगा उसका 25% आपको लोन मिल जाएगा। एंड इस चीज़ को दोस्तों मैं डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों लाइक भी हो सके तो कर देना। एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। जनरली आप पूरा पैसा तो 15 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप पार्शियल विड्रॉ 15 साल से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन कौन से ईयर से, तो आपने जिस ईयर में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाया है उसके 6 साल बाद से, यानी कि 7th ईयर से आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, इसका क्या कंडीशन वगैरह होगा वो मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंड या तो अगर मैंने वीडियो बना दिया होगा तो उसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के बाद भी क्लोज करवा सकते हैं। जनरली आप अपने पीपीएफ अकाउंट का पैसा 15 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहे तो अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन स्पेशल केसेस में आप 5 साल के बाद भी अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर कोई सीरियस डिजीज फेस करे अकाउंट होल्डर, या तो उनकी स्पाउस, या तो उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, या तो उनके पेरेंट, तो उस केसेस में वो अपने अकाउंट को
5 साल के बाद भी क्लोज करवा सकते हैं एंड पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है उसको वो विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर, या तो हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर का जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उस केसेस में भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के बाद में क्लोज करवा सकते हैं एंड जो भी पीपीएफ अकाउंट में पैसा पड़ा है उसको आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या तो अपने लिए या तो अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। एंड थर्ड कंडीशन है कि अगर किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है, यानी कि पहले वो इंडियन सिटीजन थे लेकिन अब वो एनआरआई हो चुके हैं, तो उस केसेस में भी 5 साल के बाद में आप अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं एंड जो भी पैसा है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके सिंपली पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप पीपीएफ अकाउंट कहां खुलवा सकते हैं। तो आप पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, या तो जो भी गवर्नमेंट बैंक है वहां पे पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड बहुत सारे जो बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंक होती है आप वहां पे भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इवन आप ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना एंड मेरे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। जय हिंद दोस्तों।